नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलीगढ़, धमतरी, बहराइच की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां खेतों में जलभराव होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अलीगढ़ के जवा क्षेत्र के कासिमपुर देहात गांव में बारिश और फैक्ट्री से निकलने वाले पानी के कारण खेतों में जलभराव हो गया है, जिससे अन्नदाताओं की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई है। किसान लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान के प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। खेतों में पानी भरने से अब बदबू फैल रही है और फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसानों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। फिलहाल किसानों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। कोई समाधान नहीं हो रहा, फसल बेकार हो रही है, पूरी नष्ट हो गई। पशु नियान नहीं खा रहे, ज्वार फार सब बेकार हो गई, धान की फसल पूरी बेकार हो गई। तो ये जो जल भराव की जो समस्या है आपके खेतों की, वो हर साल इसी प्रकार से होती है? साहब एक भी साल भी कुछ नहीं हो रहा, समाधान नहीं हो रहा। सब चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, भीतर घुस जाते हैं। जिन लेते हैं दलाली, जिन क्या करते हैं अपना ले ला के चला जाते हैं। कोई पता ही नहीं पड़ रहा जिन क्या हो रहा है, किसान देखते ही रह जाते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं सभी? अब हम तो जो समाधान से आ रहे हैं साहब, हमारी फसल नष्ट हो रही है, फसल नहीं हो रही, कोई पशु नियान नहीं खा रहे, समझे, बीमारी फैल रही है इन्हें खवा में। तो देखो ज्वार कितनी बेकार हो रही है। ये सर ये पूरा धान बेकार पड़ा हुआ है, ये भूसा है, भूसा बेकार हुआ, चली ऐसा चली बेकार हो गई। इसमें चारा नहीं कट पा रहा है सर, काटे सामान खुजली हो जाती है। तो ये बारिश का पानी है क्या है? बारिश का भी पानी है सर, ये फैक्ट्री का भी पानी आ रहा है इसमें। बताइए पीछे कौन सी फैक्ट्री है ये अल्ट्राटेक फैक्ट्री है सर। तो यहाँ से पानी निकल के आपके खेतों में आता है? जी हाँ। तो आपने यहाँ पे ये जो समस्या है यहाँ के ग्राम प्रधान को नहीं बताई? ग्राम प्रधान को भी बताया सर, फैक्ट्री वालों को बताया, फैक्ट्री वाले भगा देते हैं, सुनते ही नहीं है, गुमराह करते रहते हैं। ये समस्या अल्ट्राटेक द्वारा है दी गई है, जो आज 2.5 से 3 फुट पानी 400 बीघा जमीन में भर जाता है, जिससे 400 बीघा फसल किसानों की नष्ट हो रही है। उस ओर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही कंपनी ध्यान दे रही है, बल्कि कंपनी का अल्ट्राटेक का पानी खुद खेतों में आ रहा है, जिसकी वजह से केमिकल युक्त पानी है, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो क्या ऐसा भी है कि वहाँ पे जो है अल्ट्राटेक ने जो जमीन है ग्राम पंचायत की वो भी कब्जा रखी है? जी मैम, 12 बीघा जमीन इन्होंने 2005 में कब्जा रखी है, जिसमें उच्च अधिकारियों से कई बार 2021 से लगातार मैंने शिकायत की, पर उच्च अधिकारी इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं ग्राम पंचायत को गिरवाने के लिए। तो प्राकृतिक आपदा से जरूर ये फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन यहाँ दो तरफा ये फसलें खराब हो रही हैं। एक फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी किसानों के खेतों में जा रहा है, और दूसरी तरफ जो बारिश है वो तो आफत लेकर ही आई। यहाँ के किसानों की फसलें इस कदर तबाह हुई हैं कि जो किसान हैं उनके फसलों को जानवर तक नहीं खा रहे हैं। बाकी तो आप सोचिए, पूरी बर्बाद, सब कुछ नष्ट। और अब परेशानी ये है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ये अनशन पर बैठ गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान मिले। आइए, ममता हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। ममता, खेत में पानी और फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट भी और बारिश का पानी भी, अब किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। जाहिर सी बात है, अगर चलिए बारिश रुक भी जाए, खेत सूख भी जाए, लेकिन ये गंदा पानी तो उधर आता है। कितने समय से समस्या, और ये फैक्ट्री किस चीज की संचालित होती है? जो वेस्ट निकल रहा है वो किस तरह का वेस्ट है? जी पारुल जी, वैसे तो यहाँ जल भराव की जो समस्या है काफी समय से चली आ रही है जी, और पहले यहाँ इतनी नहीं थी, लेकिन पूरे अलीगढ़ में जल भराव की समस्या रहती है और उसमें काफी कार्य भी चला, मतलब जो नगर अक्षर है काफी एक्टिव है, वो कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो मुख्यालय से ये दूर है, कासिमपुर पावरा, ये जवा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर अभी कुछ ही समय से यहाँ जलभराव होने लगा है। और इसमें क्या है, जैसे ये फैक्ट्री है, अब ग्रामीणों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, कि जो फैक्ट्री में से पानी आ रहा है वो जो खेतों में आ रहा है। लेकिन जब हमारी उनके अल्ट्राटेक के जो मैनेजर है, HR है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैडम ये हमारा वो नहीं है, मतलब जो जल है, जो हमारा पानी है, जो हमारे यहाँ का नहीं है फैक्ट्री का, ये क्या है, बारिश का जल भराव जो हुआ है वो है, क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि आसपास में जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन होने से क्या है कि लोगों ने घर बना लिए, मकान बना लिए, दुकानें बना लिए, बट क्या करा है उन्होंने, नालियों के लिए जगह नहीं छोड़ी, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है।
जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो जल भराव की समस्या तो होनी है। तो जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, खाली कासिमपुर देहात गांव ही नहीं, आसपास के जो गांव है, रामपुर है, नगौला है, साता है, सभी में खेतों में जल भरा हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार का जो पैसा होता है ये वेस्ट ही जाता है, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा तो उसमें ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि जब जल भराव नहीं होगा तो खेतों में पानी नहीं भरेगा, जिससे कि फसलें भी नहीं खराब होंगी। तो वही कासिमपुर देहात में जो गाँव में धान पूरी बेकार हो चुकी है, सारी फसलें बेकार हो चुकी है, और बस वो जल भराव की वजह से। लेकिन उन्होंने यही बोला है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के एचआर है, कि ये मैम हमारा पानी नहीं है, ये जल भराव ये बारिश की वजह से हुआ है, उनका ये कहना है। फैक्ट्री प्रबंधन चाहे जो भी कहे, लेकिन किसानों की परेशानियां तो दिख ही रही हैं। और उसके अलावा जो पानी फैक्ट्री का वेस्ट निकल रहा है वो भी हमने कैमरे में कैद किया, आपने जो दिखाया। लेकिन जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कोई सख्त कदम अब उठाया जाएगा, क्योंकि जो किसान है अब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जी, तो ऐसा है पारुल जी कि अभी वो एसडीएम मैम भी आई थी, और एसडीएम मैम जब भी उनकी संज्ञान में कोई भी मैटर आता है वो तुरंत संज्ञान लेती हैं। अभी वो देखकर गई हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है, उन्होंने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से रिप्लाई कब आता है, कब जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो परेशान है, उसको इस समस्या से निदान मिल पाएगा। बिल्कुल। अभी मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान भाई भी हैं, आप इनसे भी जान सकते हैं, ये बताना चाहेंगे। जी हाँ, तो आप आगे आ जाइए। तो जो जल भराव की समस्या है ना, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में से जिस तरीके से गंदा पानी निकल रहा है कासिमपुर के, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गंदा पानी को बंद करवाया जाए, तो फसल मारी जाएगी। जी जी। और ये जो जल भराव की समस्या है, इसे खेतों पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये फसल मारी जाइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए जरा, क्या चाहते हैं आप? अपना हर्जाना मिल जाना चाहिए जी, जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं। जी, अभी और भी किसान है, अभी हम इनसे जानते हैं। जी, आप बताइए। अरे हमारे तो बाजरा भी बेकार हो गए, फसल भी बेकार हो गई, और जो समझो कि बीज खाद तमाम जुताई सब बेकार गया, पूरी नष्ट हो गई पूरी फसल जी। और हम तो ये कह रहे हैं कि अब इसका पानी भर रहा है, नाली मकान बना लिए, जगह ले ली है लोगों ने, और नाली का कोई प्रबंध नहीं किया, नहीं नाले पड़े, नहीं कोई विकास हुआ। पहले पानी निकल जाता गंदे नाले में, को सब बना लिया है। इधर इंदिरा में स्कूल है, इधर ये प्लॉट ले लेके लोगों ने जगह ले लेके और तमाम भर्त कर दिए, तमाम जो समझ लो पानी भर रहा है, निकला भी नहीं जाता, तल में पानी भर रहा है, सबकी फसल गारत हो गई। तो पारुल जी, अभी देखा, अभी जितने भी यहाँ पे किसान हैं, सभी ग्रामीण हैं, सब परेशान हैं, क्योंकि ना एक ही गांव का मैटर नहीं है, ये सभी जगह जितने भी गांव है ना, सभी फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अब फिर उसके बाद मुआवजा देती है सरकार, लेकिन सरकार कब तक मुआवजा देगी? कम से कम ये जो समस्या है, हर साल की समस्या है, तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाए तो ये समस्या का पूर्ण और परमानेंट समाधान की आवश्यकता है। फैक्ट्री का पानी यहाँ पर रिस रहा है, और उसके अलावा जो फसलें हैं वहां पे भी पानी रुक जा रहा है, जिसकी वजह से जो खेत हैं उनमें पानी रुक जा रहा है, तो फसलें भी खराब हो जा रही हैं। तो इसके समाधान का कुछ ना कुछ करना होगा प्रशासन को, सरकार को, क्योंकि ऐसे तो उनकी हर साल ये नुकसान भोगे या फिर कम अपना कोई अर्निंग देखें। इसी वजह से तो हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो अपना काम छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। वैसे ही खेती का रकबा भले ही आप कितना बढ़ाएं, लेकिन किसान अगर किसानी करना ही नहीं चाहेगा, खेती करना ही नहीं चाहेगा, इस तरह की समस्याओं से रोज उसे जूझना पड़ रहा है, तो फिर कैसे? ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलीगढ़ से, जहां एक गांव के खेत में पानी भरा, बारिश का पानी तो भरा ही हुआ है, उसके अलावा पास में जो फैक्ट्री है उसका भी वेस्ट पानी यहाँ पर रिस रहा है, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरक क्षमता खराब हो रही है, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं, और भी फसलों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। किसान हर बार अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना ही अल्ट्राटेक सीमेंट का पानी वहां जाने से रुक रहा है, और ना ही जो किसान हैं उनको जो उनकी जो फसलें हैं वो सही से उग पा रही हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां नक्सल प्रभावित धमतरी जिले में आज भी बच्चे झोपड़ी में भविष्य संवारने को मजबूर हैं।
छत्तीसगढ़ का धमतरी, जहां पर आज भी बच्चों का जो भविष्य है वो झोपड़ी में संवारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भवन बनाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते हो, लेकिन धमतरी का ये क्षेत्र क्यों अछूता है? क्या क्योंकि देखिए कई जगहों पर यह भी कारण हो सकता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये झोपड़ी से कब उभरेगा, या झोपड़ी में ही यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनकी किस्मत में ही झोपड़ी दे दी है सरकार ने, तो ये बात अलग है। खैर, इसे हम और भी ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास, वो हमें और भी ज्यादा बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मसले पर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, लोगों ने क्या कुछ कहा है, बच्चे क्या कुछ सोच रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। यहाँ समस्या तो बहुत समस्या है। यहाँ तक स्कूल पूरा जर्जर हो गए। एक तो लारी बना के वहाँ बच्चा माल पढ़ावल करा था, न बिजली है न कुछ है। यहाँ सांप बिच्छू के बहुत जंगली से डर में बच्चा भी नहीं पढ़ सके कि रात में बिजली जो नहीं है, 1-1.5 घंटा जलते, हमने कहाँ का सक्सेस हो, खाना पीना हो तक भी नहीं है बिजली, कहा कई बार थक गए। एक बार तो फिर यह भी कर रहे हैं, लेकिन हमार शासन हमार बातें कोई सुने ही नहीं करा। दोनों जगह जो है स्कूल जर्जर है, और चूँकि शासन का निर्देश है जर्जर भवनों में बच्चों को जो है नहीं बैठाया जाना है करके, तो हम लोग एहतियातन जो है वहाँ पे बच्चों को बैठा नहीं रहे हैं, और जो है गांव वालों के सहयोग से वहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है, और उनके लिए जो है नया भवन का प्रस्ताव भी गया हुआ है। जल्द ही शासन से जो है अनुमति मिलने की, प्रस्तावित होने की संभावना है, पास होने की। तो धमतरी में ये क्षेत्र जहां शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पढ़ने को भवन नहीं, पढ़ाने को टीचर नहीं, आइए जानते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धमतरी से जितेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ का धमतरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये बताया जा रहा है, और यहाँ अभी भी बच्चे जो हैं, आज हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये चर्चा कर रहे हैं कि इस जगह पर स्कूल भवन क्यों नहीं है। अपने आप में शर्मनाक है, क्यों आखिर स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है यहाँ के बच्चों को? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र को आवाज नहीं मिल रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क कर सकें। बता रहे हैं आपको, खबर धमतरी से है। तो देखिए, देश आज डिजिटल इंडिया और 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित धमतरी जिले के बच्चों की जिंदगी अब भी झोपड़ी नुमा स्कूल तक सिमटी हुई है। खल्लारी ग्राम पंचायत के चमेंदा और गाता बहारा गांव में प्राथमिक स्कूल के जर्जर भवन ढहने के बाद बच्चे अब अस्थायी टीन, त्रिपाल और कपड़ों से ढकी झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात में पढ़ाई रुक जाती है, वहीं जंगल से लगे इलाकों में सांप बिच्छू का खतरा हर वक्त बना रहता है। सवाल उठता है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों के भविष्य से इस तरह लापरवाही कैसे बरत सकते हैं। शिक्षा विभाग का कहना है जर्जर भवनों को तोड़ने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही नए भवन की मंजूरी मिल सकती है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। बताइए, क्यों आखिर इन बच्चों को स्कूल अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया, स्कूल भवन क्यों नहीं मिल पाया? ये बताया जा रहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर विकास शुरू हो चुका है। इसका नंबर कब आएगा, या फिर ये उस एरिया में बिलोंग करता है, आता है जहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता? क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, ये धमतरी जिले के ये जो इलाके की बात करें, खासकर खल्लारी पंचायत का गाता बहारा जो गांव है और जो चमेना गांव है, ये जो दोनों गांव है जिले का अंतिम छोर है और अंतिम गांव है, क्योंकि इसी गांव के बाद उड़ीसा राज्य का सीमा लग जाता है और ये नक्सल प्रभावित इलाका भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पक्की स्कूल जितेंद्र का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात कर सकें और जान सकें आखिर क्यों इन बच्चों को, मासूम बच्चों को स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है। वजह कई बताई जा रही है, लेकिन आखिर क्यों धमतरी में ये बच्चे झोपड़ी में बैठने को मजबूर हैं, झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं?
जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, ये धमतरी जिले का आखिरी गांव है, ग्राम पंचायत खल्लारी के आखिरी ग्राम पर गाता बहार की बात करें या चमेंदा की बात करें, ये जिले का अंतिम गांव है। दोनों नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इसके जस्ट बाद उड़ीसा राज्य का सीमा लग जाता है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था कैसे बदहाल है आप देख सकते हैं तस्वीरें। जब अनादि टीवी की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो ग्रामीणों को एक उम्मीद जगी। उन्होंने अपनी जो दर्द है वो हमारे सामने बयां कि उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल भवन को लेकर उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके, संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सके। लिहाजा जो देश के भविष्य कहे जाते हैं नौनिहाल छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ही स्कूल में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। इस बीच खतरा भी बना रहता है क्योंकि जंगल से लगा दोनों गांव है, सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है। तेज बारिश होती है तो वहाँ पर ना ही शिक्षक पहुंच पाते हैं और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है। आप स्कूल को तस्वीरों में देख सकते हैं कि छत के नाम पर कैसे तिरपाल से ढका गया है और एक ही क्लास में पहली से 5वीं तक के बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है जितेंद्र, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वैसे में प्रशासन को कब समझ आता है, कब इस क्षेत्र की सुध ली जाएगी, कब यहाँ बच्चों को भवन मिलेगा, ये आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारा कर्तव्य, हम अपना काम कर रहे हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचाएं कि क्या आखिर मासूमों को या फिर जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, उसे जो हक है जो हमारे देश में हमारा संविधान हमें देता है वो उस सुविधा उसे मुहैया होनी चाहिए जो यहाँ नहीं हो रही है। फिलहाल कारण कई बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। अब बात करेंगे यूपी के बहराइच की, जहां ड्रोन उड़ने की खबर से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों की दहशत ने गांव वालों के साथ पुलिस की नींदें भी उड़ा दी हैं। ग्रामीणों में ड्रोन चोरों का खौफ इस कदर है कि रात भर पहरेदारी की जा रही है। जरा सी सूचना पर ग्रामीण रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर तलाशी अभियान में जुट जाते हैं। बहराइच में भी इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अज्ञात ड्रोन उड़ने की खबर से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। रूपेडिया थाना क्षेत्र के बारवलिया चौराहे पर ग्रामीण कृष्णा नायक ने रात में उड़ रहे ड्रोन की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। हाल ही में जिले के कई थानों में चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई। अब ग्रामीण खुद हाथों में लाठी लेकर रात में पहरा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ड्रोन की बात को अफवाह बताते हुए कहा कि सभी थानों की पुलिस नियमित रूप से रात्रि गश्त कर रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर के थाना रुपैडिया के 1 दर्जन गांव में इस वक्त ड्रोन कैमरे के उड़ने से लोगों की नींद खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि गांव में हो रही चोरियां व ड्रोन कैमरे से अब लोग दहशत में हैं। बहराइच के नानपारा, रूपैडिया, प्रयागपुर, कैसरगंज आदि थाना क्षेत्रों में इस वक्त बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इन थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे उड़ने से लोग बेचैन हो गए हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस इन पूरी घटनाओं को सिर्फ एक अफवाह बता रही है, क्योंकि ड्रोन कैमरे उड़ने की जो घटना सामने आई है वो थाना रुपैडिया की है, इंडो नेपाल बॉर्डर के चरदा बाजार की है। चरदा बाजार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात ड्रोन गांव में आकर उड़ने लगा, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब का वो क्षेत्र है। ऐसे में लोगों का कहना है कि ड्रोन कैमरे से गांव की निगरानी की जाती है, इसके बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन श्याम जी मिश्रा के साथ विनोद द्विवेदी, इंडो नेपाल बॉर्डर, रुपैडिया, बहराइच। ये ड्रोन चोर है क्या, ये हम समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, विनोद हमारे साथ जुड़ेंगे बहराइच से। विनोद, ड्रोन चोर, इससे अफवाह तो है ही, लेकिन दहशत का माहौल है लोगों में। आखिर ये किस तरह की चोरी है या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये सब किया जा रहा है? और
अगर ये चोरों की साजिश है तो चोर क्या पहले ड्रोन से पता करते हैं किस तरह की हलचल है, उसके बाद अंजाम देते हैं? क्या है ये ड्रोन का मामला इस कदर यहाँ पर लोगों के घरों तक पहुंच गया है कि इसी की चर्चा हो रही है सब जगह? निश्चित तौर पे पारुल, पूरे उत्तर प्रदेश में, पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर और संभल में ड्रोन की खबरें आया करती थी, लेकिन बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब के थाना रुपैडिया थाने के बरवलिया चौराहे पर जब ड्रोन देखा गया तो पूरे बहराइच में हलचल मच गई। क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए बहराइच की, अगर बात की जाए तो बहराइच के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में जो चोर हैं काफी सक्रिय हैं। वहीं बहराइच पुलिस इन सारी चीजों को, इन घटनाओं को सिर्फ एक अफवाह बता रही है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आते हैं, लोगों के जागने के वीडियो सामने आते हैं, दिन प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां सिर्फ यही रहती हैं कि जागते रहो चोर आया। तो ऐसे में सरकार के लिए और सिस्टम के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ये अफवाह है या वाकई में ये घटना है। क्योंकि कुछ ऐसे स्थानों पर बाकायदा कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन पुलिस, बहराइच पुलिस हो या संभल की पुलिस हो या अमरोहा की पुलिस हो, उन चीजों पर सटीक जवाब मीडिया को नहीं दे पा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था कि कोई भी उत्तर प्रदेश में संदिग्ध ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, विदाउट पुलिस के परमिशन के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। ऐसे में आखिर ये कौन से शरारती तत्व के लोग हैं जो रात्रि के समय ड्रोन उड़ाते हैं और लोगों का जीना दुश्वार करते हैं? पारुल वटू। बिल्कुल, तो ये कौन से लोग हैं जो ड्रोन उड़ाते हैं, रात को लोगों को खुद पहरा देना पड़ रहा है? ये भी अचंभित है कि लोग यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाते। पुलिस प्रशासन मौन क्यों बैठा हुआ है? ढूंढ के क्यों नहीं निकाला जा रहा है कौन है ये ड्रोन वाले लोग? निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि हाई लेवल बैठक कल यहाँ पे डिप्टी सीएम आए हुए थे, उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम आए हुए थे, बड़ी बैठकें हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बहराइच का जो जिला, क्योंकि नेपाल से लगा हुआ है, ऐसे में सीमावर्तीय क्षेत्र में जब ड्रोन देखा गया तो गांव वाले भयभीत हो गए। क्योंकि अभी नेपाल में जिस तरीके से दंगा हुआ तो गांव के लोग असमंजस हो गए, गांव के लोग चिंतित हो गए कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कहां से ड्रोन आया है, क्या नेपाल का ड्रोन है या जो उत्तर प्रदेश या जो लोकल के लोग हैं या कोई शरारती तो कोई है जो ड्रोन उड़ाकर लोगों को परेशान कर रहा है, सरकारी तंत्र को परेशान कर रहा है, सरकार को परेशान कर रहा है। ये बड़ा सवाल बहराइच पुलिस के लिए है। तो ऐसे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मेरी बात खुद एसपी बहराइच से हुई है, एसपी सिटी ने बताया, एसपी ग्रामीण ने बताया कि सिर्फ एक अफवाह है। बाकायदा बहराइच पुलिस रात में पेट्रोलिंग कर रही है, बड़े पैमाने पर पीएससी भी सभी थाना क्षेत्रों में मौजूद है, क्योंकि इस वक्त त्योहार का सीजन है, नवरात्रि का सीजन आने वाला है। तो ऐसे में सभी थाने की फोर्स एक्टिव में है, लेकिन इसके बावजूद लोग रात में लाठी डंडे के ही सहारे, आप सभी थानों में, मैंने आज रात में लगभग 2 थाना क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और 2 थाना क्षेत्रों में लगभग 3 दर्जन गांवों के लोग जागते हुए मिले, उनके हाथों में लाठी डंडे थे अपने परिवार और घर की हिफाजत के लिए। पारुल लोटू, शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। तो ये ड्रोन जो है, आप देखिए, इससे पहले बता भी रहे थे विनोद की सीएम से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जिनकी मीटिंग्स हो रही थी। आप सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से देखिए कि कितना गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन है ये लोग, कैसे ये ड्रोन यहाँ पहुँचते हैं और क्या इनके मंसूबे हैं। क्योंकि अगर इनके मंसूबे खतरनाक हुए या किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब कर रहे हों तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए आनादि टीवी। नमस्कार।